स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 7 आपकी जो नेशनल बुक फाउंडेशन है, इसकी जो बायोलॉजी की बुक है, इसमें चैप्टर नंबर 7 की जो मेन हेडिंग है वो है, और यह चैप्टर नंबर 7 में जो हम पढ़ेंगे, हम प्रोटिस्टेज और फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हम इसके अंदर किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। जिस तरीके से आपको पता है कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम्स में डिवाइड किया है। हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को कितने किंगडम में डिवाइड किया है? 5 किंगडम्स में डिवाइड किया है। इन 5 किंगडम में सबसे पहली जो किंगडम थी वो थी किंगडम प्रोकैरियोटिक। किंगडम प्रोकैरियोटिक हम पढ़ चुके हैं। किंगडम प्रोकैरियोटिक में तमाम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल रखते हैं। हमने बैक्टीरिया, आर्किया और उसके साथ साथ साइनोबैक्टीरिया पढ़ लिया था। किसके अंदर? जो हमने पढ़ा था किंगडम प्रोकैरियोटिक के अंदर। उसको हम किंगडम मोनेरा भी कहते हैं। उसके बाद दूसरी जो किंगडम है वो किंगडम प्रोटिस्टा है। इसको हम किंगडम प्रोटोक्टिस्टा भी कहते हैं। तीसरी किंगडम फंजाए है, और उसके बाद किंगडम प्लांट एनिमेलिया, और उसके बाद किंगडम प्लांटी। तो ये हमने 5 किंगडम्स पढ़नी है। एक किंगडम हम पढ़ चुके हैं। और चैप्टर नंबर जो आपका ये 7 है, चैप्टर नंबर 7 में हम लोगों ने पढ़नी है इन 2 किंगडम के बारे में, एक किंगडम प्रोटिस्टा और दूसरी किंगडम फंजाए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? किंगडम प्रोटिस्टा से। सबसे पहले हम देखते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। जैसे किंगडम प्रोकैरियोट्स के अंदर किसको रखा था? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को। अब किंगडम प्रोटोक्टिस्टा या किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिज्म को रखा गया है? तो आपकी बुक तो कहती है कि प्रोटिस्ट्स आर डिफाइंड बाय एक्सक्लूजन फ्रॉम अदर ग्रुप। या मैं इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकता हूं, दोज organisms which are not fit into their kingdoms are placed in kingdom protista, या इसको प्रोटोक्टिस्टा भी कह सकते हैं। अब सबसे पहले तो देखेंगे प्रोटिस्ट, यानी किंगडम प्रोटिस्टा से जो बिलोंग करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे प्रोटिस्ट। तो प्रोटिस्ट को आप कैसे डिफाइन करते हो? तो प्रोटिस्ट को कहता है कि प्रोटिस्ट आर डिफाइंड बाय एक्सक्लूजन फ्रॉम अदर ग्रुप। अब आपने यहाँ पर देखना है एक्सक्लूजन का मतलब क्या है। यहाँ पर जो एक्सक्लूजन का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, एक्सक्लूजन हम ऐसे भी कह सकते हैं आपके बाकी ग्रुप से मुशाबहत ना होने की वजह से निकाल देना। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने ग्रुप में फिट नहीं थे, उनको उनके ग्रुप से निकाल दिया गया। आप जैसे एलजी, एलजी पहले जो है, जिसको आप काई कहते हो उर्दू के अंदर, एलजी जो है वो पहले प्लांट किंगडम के अंदर रखी गई थी, लेकिन वो प्लांट किंगडम से रिजेंबल नहीं करती, तो उसको एक्सक्लूड कर दिया गया, उसको प्लांट किंगडम से निकाल दिया गया। जब प्लांट किंगडम से निकाल दिया गया तो कौन से किंगडम में रख दिया? उसको रख दिया किंगडम प्रोटोटिस्टा में, या प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। इसी तरीके से प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल वाली थी, लेकिन वो भी एनिमल किंगडम में फिट नहीं थे, उनको भी निकालकर किसमें रख दिया गया? उनको भी रख दिया गया प्रोटिस्टा के अंदर। किंगडम फंजाई के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म थे, उमाइकोटा या स्लाइम मोल्ड थे, वाटर मोल्ड थे, वो भी फंजाई से मिलते जुलते नहीं थे, तो उनको किसमें रख दिया? उनको रख दिया किंगडम प्रोटिस्टा में। यानी प्रोटिस्टा आर डिफाइंड बाय एक्सक्लूजन फ्रॉम अदर ग्रुप, यानी दूसरे ग्रुप से निकाले हुए, जिनको दूसरे ग्रुप से निकाल दिया गया, जिनको दूसरी किंगडम से निकाल दिया गया, उनको कौन सी किंगडम में रख दिया? उनको रख दिया किंगडम प्रोटिस्टा में। एक तरीके से देखें तो किंगडम प्रोटिस्टा इस तरह से है जैसे आपके घर के अंदर एक स्टोर हाउस होता है ना। जब आपके अपने कमरों में किसी जगह पर वो चीज फिट नहीं हो रही होती तो आप उसको स्टोर हाउस में डाल देते हो। तो इसी तरीके से ये किंगडम प्रोटिस्टा है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी किंगडम में फिट नहीं होते, आप उनको कौन सी किंगडम में रख दिया? आपने उनको रख दिया किंगडम प्रोटिस्टा में। जैसे मैंने किंगडम प्रोटिस्टा को यहाँ पर डिफाइन किया है, दोज ऑर्गेनिजम्स which are not fit into their kingdoms are placed in kingdom
प्रोटिस्टा और प्रोटोक्टिस्टा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी किंगडम में फिट नहीं है, उनको हमने किस में रख दिया? उनको हमने रख दिया किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। अच्छा, अगर बात करें कि किंगडम प्रोटिस्टा को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है, किंगडम प्रोटिस्टा की अगर हम फर्दर ग्रुप देखें, या मैं यहाँ पर हेडिंग दे देता हूं कि मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट, देता हूं यहाँ पर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटिस्ट, यानी किंगडम प्रोटिस्टा के फर्दर कितने ग्रुप हैं। तो मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट की अगर हम बात करें, तो प्रोटिस्ट को जो है हमने 3 ग्रुप में जो है वो डिवाइड किया है। कुछ प्रोटिस्टाज ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्टाज, एनिमल लाइक प्रोटिस्टाज, यानी ये प्रोटिस्टाज जो हैं वो पहले किस ग्रुप में थे? पहले एनिमल के ग्रुप में रखे हुए थे, लेकिन ये कंप्लीटली रिजेंबल नहीं करते थे एनिमल से। इनकी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक एनिमल जैसी थी, लेकिन बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक एनिमल जैसी नहीं भी थी। तो इस वजह से इनको एनिमल किंगडम से निकाल दिया और इनको किसमें रख दिया? किंगडम प्रोटिस्टा में। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा का एक सब ग्रुप बन गया, जिसको हम क्या कह रहे हैं? एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। और एनिमल लाइक प्रोटिस्टास के लिए जो जर्नल टर्म हम इस्तेमाल करते हैं वो है प्रोटोजोआ। को क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं प्रोटोजोआ। अच्छा, ये तो प्रोटोजोआ हो गए। इसके अलावा दूसरे नंबर पर जो ग्रुप है उसको हम कहते हैं फंजाई लाइक प्रोटोक्टिस्टा, या इसको हम जो है वो पहले एल्जी, कुछ प्रोटिस्टाज ऐसे होते हैं जो एनिमल की तरह होते हैं और कुछ प्लांट की तरह भी होते हैं। पहले प्लांट वाले देख लेते हैं। दूसरा ग्रुप होता है जिसको हम कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्टास, यानी ये प्रोटिस्टास प्लांट की तरह होते हैं, प्लांट होते नहीं है। अगर प्लांट होते तो हम इनको प्लांट किंगडम में रख देते। ये प्लांट लाइक हैं, प्लांट की तरह हैं, तो इनको हम कहते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्टास। अब इनको कौन से ग्रुप से निकाला गया? इनको प्लांट के ग्रुप से निकाला गया, एक्सक्लूड कर दिया गया। तो फिर ये कहां पर आ गए? ये आ गए किंगडम प्रोटिस्टा में। और प्लांट लाइक प्रोटिस्टास के लिए जर्नल हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो है एलजी। प्लांट लाइक प्रोटिस्टास को हम क्या कहते हैं? एलजी। उसके बाद हमारे पास होते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्टास, यानी ऐसे प्रोटिस्टास जो किससे रिजेंबल करते हैं? जो फंगस से रिजेंबल करते हैं। तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं फंगस लाइक प्रोटिस्टास। और जो फंजाई लाइक प्रोटिस्टास होते हैं, तो फंजाई लाइक प्रोटिस्टास के लिए एक हम जर्नल जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो है प्रिमिटिव फंजाई। इनको हम प्रिमिटिव फंजाई भी कहते हैं, जिसके अंदर माइक्सोमाइकोटा आ जाएगा, माइकोटा आ जाएगा, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। तो अभी देखो, एक और अब मैंने आपको इन तीनों ग्रुप्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी है। एक एनिमल लाइक प्रोटिस्टास की डिटेल देनी है, फिर प्लांट लाइक प्रोटिस्टास के बारे में पढ़ेंगे, फिर फंजाई लाइक या फंगस लाइक प्रोटिस्टास के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज बताने से पहले मैं एक चीज आपको थोड़ी सी बता दूं कि प्रोटिस्टास को हम कंसीडर करते हैं, प्रोटिस्टास आर कंसीडर एज पोलीफाइलेटिक। अब पोलीफाइलेटिक का मतलब क्या है? नॉट शेयर कॉमन एंसेस्टर। मतलब ये जो है बेसिकली किंगडम प्रोटोक्टिस्टा है, और किंगडम प्रोटोक्टिस्टा को हम जो है वो क्या कंसीडर करते हैं? इसको हम कंसीडर करते हैं पोलीफाइलेटिक ग्रुप। अब देखो, हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी हर चीज इवोल्व हुई है। जब कोई चीज इवोल्व होती है तो उसके क्या होते हैं? उसके एंसेस्टर्स होते हैं। उसके क्या होते हैं? एंसेस्टर। जैसे मैं प्लांट्स की बात करूं, तो प्लांट्स के एंसेस्टर कौन है? प्लांट्स के एंसेस्टर हैं एलजी, यानी इनके कॉमन एंसेस्टर हैं। प्लांट्स के क्या हो गया? ये कॉमन एंसेस्टर हैं। अगर किसी एक ही यानी तमाम की तमाम प्लांट्स की जो एवोल्यूशन हुई है वो किससे हुई है? एलजी से। तो इनके कॉमन एंसेस्टर हैं। तो ये कौन सा ग्रुप होगा? ये होगा मोनोफाइलेटिक ग्रुप। प्लांट्स का ग्रुप क्या हो गया? मोनोफाइलेटिक ग्रुप, क्योंकि एक ही एंसेस्टर है एलजी। लेकिन अगर आप इसकी किंगडम प्रोटोक्टिस्टा की बात करो, तो इसके कोई एक एंसेस्टर नहीं है। एनिमल लाइक प्रोटिस्टास के एंसेस्टर अलग होंगे, प्लांट लाइक प्रोटिस्टास के एंसेस्टर अलग होंगे,
फंजाई लाइक प्रोटिस्टास के एंसेस्टर अलग होंगे। फिर एनिमल लाइक प्रोटिस्टास के भी कोई एक एंसेस्टर नहीं है, इनके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हैं, डिफरेंट एंसेस्टर हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे ऑर्गेनिज्म का ग्रुप जो कि कॉमन एंसेस्टर शेयर नहीं करता, दे डू नॉट शेयर कॉमन एंसेस्टर, यानी उनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं होते, उनको डिफरेंट एंसेस्टर होते हैं, वो डिफरेंट एंसेस्टर से इवोल्व हुए होते हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं? ऐसे ग्रुप को हम कहते हैं पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलीफाइलेटिक ग्रुप क्या है। एक पॉलीफाइलेटिक ग्रुप होता है, एक होता है मोनोफाइलेटिक ग्रुप। अगर कॉमन एंसेस्टर है तो वो मोनोफाइलेटिक, और कॉमन एंसेस्टर नहीं है तो ऐसा ग्रुप क्या होगा? ऐसा ग्रुप होगा पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। तो इसके बाद चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्टास। हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं और किंगडम प्रोटिस्टा का ये पहला ग्रुप है एनिमल लाइक प्रोटिस्टा। और एनिमल लाइक प्रोटिस्टास को हम कहते हैं प्रोटोजुआ। अब अगर आप इसका नाम प्रोटोजुआ देखें तो प्रोटोजुआ ग्रुप ऑफ, अब इसकी अगर मीनिंग देखें प्रोटोजुआ, तो प्रोटो का मतलब क्या होता है? प्रोटो का मतलब होता है, लैटिन वर्ड है, प्रोटो का मतलब होता है फर्स्ट, और जुआ का मतलब क्या होता है? एनिमल। प्रोटोजुआ, प्रोटो का मतलब क्या हो गया? ये फर्स्ट, और जुआ का मतलब होता है एनिमल। मतलब ये एनिमल तो नहीं है, लेकिन एनिमल अपनी कैरेक्टरिस्टिक के साथ फर्स्ट जो एनिमल की फॉर्म है, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, वो पहले ऑर्गेनिज्म जिन्होंने एनिमल लाइक कैरेक्टरिस्टिक शो की, वो क्या थे? वो थे वो थे प्रोटोजुआ। तभी इसको नाम क्या दिया? इसको नाम दे दिया गया प्रोटोजुआ। अच्छा, प्रोटोजुआ को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट। ये किसका है? प्रोटिस्ट का ग्रुप है। ग्रुप ऑफ प्रोटिस्ट ingesting food group of protists ingesting food, यानी ऐसे प्रोटिस्ट का ग्रुप जो कि फूड को इंजेस्ट करता है। अब देखें ना, फूड का हमारी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो न्यूट्रिशन का तरीका है, न्यूट्रिशन में कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो अगर हम न्यूट्रिशन की बेस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करें, तो आपको पता है कुछ ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या है? कि वो अपना फूड खुद बना लेते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रॉफ होते हैं, वो अपना फूड दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं। अब हेटेरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, तो अपना फूड ऑब्टेन करने के दो तरीके होते हैं, एक इंजेस्टिव और एक होता है एब्सॉर्प्टिव। मिसाल के तौर पे आप इधर देखें, हम ह्यूमन भी इंजेस्टिव हैं। ये अमेबा है, अमेबा के इस तरह ये सोडोपोडिया बने, और उसके बाद क्या हुआ? ये एक इसका फूड है, इसने फेगोसाइटोसिस करी, और ये फूड इसकी बॉडी के अंदर की तरफ आ गया है। अब इसने इस फूड को इंजेस्ट किया है, इसने फूड को क्या किया है? फेगोसाइटोसिस के जरिए फूड को इनगल्फ कर लिया या इंजेस्ट कर लिया। तो ये हेट्रोट्रोफ तो है, लेकिन अब ये कौन सा वाला हेट्रोट्रोफ है? इंजेस्टिव। या एक तरीके से हम भी देखें, हमारा जो माउथ होता है, हम अपने माउथ के जरिए फूड को क्या कर लेते हैं? इंजेस्ट करते हैं। तो ऐसे एनिमल जो इनगल्फ करके एक ओपनिंग के जरिए फूड को अंदर लेते हैं, तो उसको ऐसी किस्म की जो हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होती है उसको हम कहते हैं इंजेस्टिव। यानी ये क्या है? ये इंजेस्टिव है। और एब्जॉर्टिव क्या होता है? एब्जॉर्टिव ऐसे होते हैं जैसे ये आप एक ब्रेड पड़ी हुई है, फंगस इस ब्रेड पे लगी, अब फंगस क्या करेगी? इसके ब्रेड में से जो फूड है इसको एब्जॉर्ब करेगी, फूड डाइजेस्ट होगा और फूड को क्या करेगी? जज्ब करेगी। मतलब अगर आप उर्दू में कहो तो एब्जॉर्ब करके यानी जज्ब करके खाना, और होगा एब्जॉर्टिव हेट्रोट्रॉफ। इंजेस्ट निगल कर खाना जो है वो क्या है? वो इंजेस्टिव है। अब मिसाल के तौर पे हम ह्यूमन इंजेस्टिव हैं, हम ब्रेड को इंजेस्ट करते हैं, हम खाने के लिए ब्रेड को क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं। अब आप एब्जॉर्टिव कब हो सकते थे? अगर हम ब्रेड के ऊपर अपना हाथ रखते और हमारे हाथ में से कुछ एंजाइम रिलीज होते, और वो एंजाइम क्या करते? वो एंजाइम उस ब्रेड के ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते, और हम अपने हाथ से उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हमारे हाथ में वो फूड जज्ब हो जाता। तो हम क्या हो जाते हैं? हम हो जाते हैं एब्जॉर्टिव हेट्रोट्रॉफ। लेकिन हम क्या है? हम
एनिमल्स की तरह, और हम प्रोटिस्टा, हम एनिमल ही के ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो हम क्या है, हम बेसिकली प्रोटिस्टाज, और हम क्या है, हम इंजेस्टिव हेट्रोट्रोफ हैं। तो देखें अब क्या सबसे पहले तो आप किंगडम प्रोटोजुआ जो है, या सॉरी प्रोटोज ग्रुप, जो प्रोटोजुआ है, प्रोटोजुआ का जो ग्रुप है वो बेसिकली प्रोटिस्टास का एक सब ग्रुप है। और इसमें कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इंजेस्टिव, जो अपने फूड को क्या करते हैं, जो अपने फूड को जो है वो इंजेस्ट करते हैं, इंजेस्ट करके फूड को जो है वो खाते हैं। अच्छा, इसके बाद देख लेते हैं सबसे पहले इसकी हैबिटेट हैबिटेट देख लेते हैं कि ये फंगस लाइक जो सॉरी ये प्रोटोजोआ जो होते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो फ्रेश वाटर होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि फ्रेश वाटर क्या होता है, मेरीन वाटर क्या होता है। तो कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम उसकी एग्जाम्पल देखें कि कौन कौन से प्रोटोजोआ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, तो इसमें अमीबा आ जाएगा, और पैरामेशियम इसकी एग्जाम्पल में आ जाएंगे। अमेबा और पैरामेशियम क्या है, ये फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट हैं, यानी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो मेरीन वाटर होते हैं, समंदर के पानी में पाए जाते हैं। और मेरीन वाटर की अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एक्टिनोपोड्स ऐसे प्रोटिस्टास हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, जो पाए जाते हैं मेरीन वाटर में। अच्छा, कुछ प्रोटोजोआ जो हैं वो क्या होते हैं, वो पैरासाइट भी होते हैं। पैरासाइट का मतलब क्या होता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साथ अटैच होकर उनसे क्या लेते हैं, अपना फूड लेते हैं। तो इसके अंदर अगर हम देखें कि जो पैरासाइटिक है, अगर पैरासाइटिक की एग्जांपल देखें तो पैरासाइटिक प्रोटोजोआ की एग्जांपल में एक तो आ जाएगा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम हमें पता है मॉस्किटो और ह्यूमन पैरासाइट है, मॉस्किटो में और ह्यूमन का पैरासाइट है, मलेरिया काज करता है। और दूसरा एक जो पैरासाइट है जो बिलोंग करता है किससे, प्रोटोजोआ से, वो है एंट अमीबा हिस्टोलाइथिका। एंटामेबा हिस्टोलाइटिका, ये भी क्या है, ये भी एक पैरासाइट है। तो ये हमने हैबिटेट देखी कि प्रोटोजोआ कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। कुछ सम प्रोटोजोआ आर फाउंड इन फ्रेश वाटर, some protozoa are found in marine water, and some protozoa are parasite, they found in the body of, or they are attached to the body of other organism. after habit आफ्टर हैबिट इसके बाद हम देख लेते हैं इसका बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो कैसी होती है। बॉडी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये प्रोटोजोआ जो होते हैं सिंगल मास ऑफ, बेसिकली ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब आप कह सकते हो सिंगल मास ऑफ सिंगल मास ऑफ सिंगल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म। सिंगल मास ऑफ जो है वो, या सिंगल मास ऑफ, अगर इसकी हम बात करें तो इस बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, दे आर मेड ऑफ सिंगल मास ऑफ साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म कह लें या साइटोप्लाज्म, या साइटोप्लाज्म। दे आर यूनिसेलुलर, मतलब ये यूनिसेलुलर होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ सिंगल मास ऑफ साइटोप्लाज्म। जैसे ये अमेबा है, अमेबा को आप कह लें तो ये अमेबा क्या है, ये अमेबा जो है वो एक अमीबा जो है ये जो एक प्रोटोजोआ है। तो ये प्रोटोजोआ अगर इसकी बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले तो ये यूनिसेलुलर है, और यूनिसेलुलर होने के साथ साथ क्या है, ये एक सिंगल मास ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दोनों को मिलाकर आपको पता है प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो एक सिंगल मास है किसका, प्रोटोप्लाज्म या साइटोप्लाज्म का, ये एक सिंगल जो है वो मास है। अच्छा, इसके अलावा अगर इसकी सेल को देखें, सेल कंसिस्ट ऑफ, इसके नॉर्मल जो सेल की स्ट्रक्चर्स होती हैं जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गई,
ये साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियस, ये तमाम की तमाम सेलुलर स्ट्रक्चर इनके अंदर पाई जाती हैं। इसके अलावा इनके अंदर अगर आप देखें तो एक प्रोमिनेंट वैक्यूल भी होते हैं। प्रोमिनेंट इनके पास क्या मौजूद होते हैं? वैक्यूल। वैक्यूल की अगर बात, तो वैक्यूल में आप वैक्यूल्स के बारे में आपको मैं बता चुका हूं जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था, तो उसमें जो है वो सेल ऑर्गेनेलीज में हमने वैक्यूल को डिस्कस किया था। तो वैक्यूल जो होते हैं, प्रोटोजोआ है वैक्यूल्स, दे परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। इनके वैक्यूल जो है वो स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब स्पेशल फंक्शन कौन कौन से होते हैं वैक्यूल के? सबसे पहले तो फूड डाइजेस्ट होता है, एक तो स्टोर भी करते हैं, स्टोर एंड डाइजेस्ट फूड। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, अमेबा है, जब अमेबा कोई अपना फूड इंजेस्ट करता है, ये अमेबा ने जब अपना ऐसे, ये देखें ये अमेबा, ये रेड कलर का फूड है, सबसे पहले 2 सोडोबॉडिया बने, इसके अंदर ये फूड आ गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर ये यहाँ से जो है वो ऐसे इसका साइटोप्लाज्म यहाँ से यूं ये कंबाइन हो जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, ऐसे मिल गया। अब देखें ये इसका एक वैक्यूल बन गया। अब इस वैक्यूल को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फूड वैक्यूल। तो वैक्यूल का एक तो काम क्या होता है? फूड को स्टोर करना। और अब इसके बाद ये फूड जो ब्रेक डाउन होगा, या फूड की जो डाइजेशन होगी, वो भी कहाँ होगी? वो भी इसके जो है वो फूड वैक्यूल के अंदर ही होगी। डाइजेशन कहाँ होती है? इनसाइड द फूड वैक्यूल। इसके अलावा जो फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ होते हैं, उनके पास एक स्पेशल टाइप का, ये तो फूड वैक्यूल हो गया, इसको मैं क्या कह रहा हूँ? इसको मैं कह रहा हूँ फूड वैक्यूल। इसके अलावा भी कुछ वैक्यूल होते हैं जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये सिर्फ फ्रेश वाटर प्रोटोजोआ के पास होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब आप देखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का काम क्या होता है। These are used for removal of water. ये किसके लिए यूज होते हैं? For the removal of water. यानी अब जब सेल के अंदर, क्योंकि फ्रेश वाटर एनवायरमेंट जब रहते हैं, तो फ्रेश वाटर में डेफिनेटली ऑस्मोसिस के थ्रू उनकी बॉडी में वाटर ज्यादा आएगा, तो वो अपने वाटर को कहाँ पर स्टोर कर लेते हैं, या वाटर की जगह पर स्टोर होता है? इनका पहले वाटर स्टोर होता रहता है किसमें? इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल में वाटर स्टोर होता है। और फिर जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इस वाटर को कहाँ जो है वो रिमूव कर देता है, वाटर को कहाँ निकाल देता है? बॉडी से बाहर। मतलब इसके कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कंटिन्यू बनते रहते हैं और खत्म होते रहते हैं। मतलब पानी जमा होता रहेगा, जमा होता रहेगा, ये बढ़ते रहेंगे, ऐसे बढ़ते रहेंगे, और फिर उस पानी को कहाँ निकाल देंगे? उस पानी को फिर कॉन्ट्रैक्ट होकर बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ मैंने आपको इसके वैक्यूल के बारे में बताया कि वैसे तो तमाम स्ट्रक्चर्स नॉर्मल सेल की तरह ही होती हैं, लेकिन इनके पास जो है वो स्पेशल टाइप के वैक्यूल्स मौजूद होते हैं। एक वैक्यूल मैंने आपको बता दिया फूड को स्टोर करने का काम कर रहा है, और जो फ्रेश वाटर प्रोटिस्ट है उनके पास एक, they have another type of vacuole which is called contractile vacuole. What is the function of contractile vacuole? They store and removal of water. वाटर को स्टोर करते हैं और उसको फिर बॉडी से रिमूव भी कर देते हैं, जो एक्सेस वाटर होता है इनकी बॉडी के अंदर। अच्छा, उसके बाद कुछ ऐसे भी प्रोटोजोआ होते हैं जिनके पास जो है वो शेल होता है, शेल होता है। जैसे ये एक प्रोटोजोआ है, अब सिलिका का बना हुआ या ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, इनके ऊपर जो है खोल होता है। कुछ प्रोटिस्टाज, कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जिनकी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो क्या चढ़ा हुआ होता है, कि इन प्रोटेक्शन के लिए एक शेल चढ़ा हुआ होता है, एक शेल से दे आर कवर्ड विद अ शेल। तो ये तो बात हो गई इसकी स्ट्रक्चर के बारे में जो आपकी बुक में दी हुई थी। अब आ जाते हैं इसकी एनिमल लाइक प्रोटिस्टा यानी प्रोटोजोआ की रिप्रोडक्शन की तरफ आ जाते हैं, कि ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। हम कर लेते हैं बात इनकी रिप्रोडक्शन की। अच्छा, तो रिप्रोडक्शन के इनमें दोनों तरह से रिप्रोडक्शन होती है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, दोनों तरह से दे रिप्रोड्यूस बोथ एसेक्सुअली एज वेल एज सेक्सुअली, यानी दोनों तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल भी होती है और सेक्सुअल भी। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, गैमेट की फर्टिलाइजेशन होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह से नहीं होता। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसकी लोकोमोशन की बात करें, इनकी हम
लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन के अंदर ये किस किस तरीके से लोकोमोट करते हैं। तो इनका जो लोकोमोशन होती है, कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो लोकोमोट करते हैं सीडोपोडिया के जरिए, जैसे अमेबा। कुछ प्रोटोजोआ ऐसे होते हैं जो सीलिया के जरिए लोकोमोट करते हैं, जैसे कौन हो गया, इसमें आ जाता है पैरामेशियम। कुछ प्रोटोजोआ ऐसे भी होते हैं जो किसके जरिए जो है वो लोकोमोट करते हैं, वो लोग करते हैं फ्लैजिला के जरिए। और उसमें कौन सा आ जाता है, उसके अंदर आ जाता है ट्रिप्नोसोमा। ट्रिपानोसोमा। अब जैसे अमेबा है, अमेबा को आपको पता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है जिसको हम सूडोपोडिया कहते हैं, ये इसके जरिए मूव करता है। और पैरामेशियम को अगर हम देखें तो इस तरह की स्ट्रक्चर्स होती हैं। ये पैरामेशियम जो है वो इनसे मूव करता है, इनको हम सीलिया कहते हैं। और ट्रिप्नोसोमा को देखें तो उसमें इस तरह से ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम क्या कह रहे हैं, फ्लैजिला। इसके अलावा एक और चीज होती है इनमें, कुछ के अंदर जो है वो रीजनरेशन की एबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है। रीजनरेशन इज कॉमन इन प्रोटोजोआ। रीजनरेशन का मतलब क्या होता है, बॉडी का कोई पार्ट ब्रेक डाउन हुआ, वो दोबारा क्या कर गया, वो दोबारा रीजनरेट कर गया, या उससे दोबारा एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रीजनरेशन कहते हैं। जैसे लिजर्ड है, लिजर्ड की आप टेल काट देते हो तो वो दोबारा निकल जाती है, ये रीजनरेशन है। तो ये रीजनरेशन जो है इनके अंदर भी जो है वो कॉमन है। इसके अलावा इनमें सिस्ट भी बनते हैं। अगर याद हो तो बैक्टीरिया वाले जब हमने पढ़ा था बैक्टीरिया की रिप्रोडक्शन, तो उसमें बताया था कि रेजिस्टेंट बॉडीज बन जाती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, प्रोटोजोआ, जिनको हम कहते हैं सिस्ट। तो प्रोटोजोआ फॉर्म रेजिस्टेंट सिस्ट। इट इज यूज ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन। जैसे बैक्टीरिया अनफेवरेबल कंडीशन में अपने आप को किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, सिस्ट में। इसी तरीके से कुछ प्रोटोजोआ भी अपने आप को जो है वो अनफेवरेबल कंडीशन में किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, सिस्ट के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है, अभी हम प्रोटोजोआ को फर्दर डिवाइड किया गया है डिफरेंट ग्रुप्स में, उनकी ऑन द स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। लोकोमोशन की बेस पे जो है वो प्रोटिस्टास प्रोटोजोआ को फर्दर 3 ग्रुप के अंदर जो है वो फर्दर ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया है। अब इन ग्रुप को फिर हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको उन 3 ग्रुप्स के बारे में बताऊंगा।